हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। एक ऐसा रस्सी, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसका दोनों एंड फिक्स होता है, उसमें स्टैंडिंग वेव कैसे क्रिएट करते हैं। आज पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। फिर मैं दोनों का समराइज करूंगा। ठीक, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बन जाता है, फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम आज देख रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। अब क्या देख रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर एंड। हम वही मेथड लगाएंगे जो वहां लगाए थे, हम वही मेथड लगाएंगे जो वहां लगाए थे। ठीक है, सबसे पहला सबसे आसान मेथड है डायग्रामेटिक मेथड। क्या है? डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड में क्या करते हैं, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास एक रस्सी है, आपके पास एक रस्सी है, उस रस्सी का वन एंड जो है, आपके पास एक रस्सी है जिसका वन एंड जो है वो फिक्स है। आपके पास एक ऐसा धागा है जिसका वन एंड जो है, ये एक रस्सी है जिसकी लेंथ है L। ये लेंथ क्या है इसकी? L। इसकी लेंथ है L। ये एंड इसका फिक्स्ड है, ये एंड इसका फिक्स्ड है, ये एंड फ्री है। फ्री होने का मतलब क्या होता है? वो स्विंग कर सकता है। ये तो बंधा हुआ है, इसको तो दीवार रोक देगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यहां पर एक धागा बंधा हुआ है, एक ऑलमोस्ट लाइट थ्रेड बंधा हुआ है। जब ये लाइट थ्रेड होता है बंधा हुआ, इसको बोलते हैं फ्री एंड। क्या बोलते हैं? फ्री एंड। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एंड। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एंड, इसको बोलते हैं फ्री एंड। ठीक, तो डायग्रामेटिक मेथड का मतलब है कि समझो इसका तो स्विंग पॉसिबल नहीं है, तो मूव करेगा नहीं, तो ये नोड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नोड बनना चाहिए। ये चल नहीं सकता है, फिजिकली क्लैम्ड है, इसको नोड बनना होगा। और बिकॉज ये फ्री है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी नोड बन जाएगा। तो हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। लेफ्ट एंड x इक्वल टू 0 क्या होगा? नोड होगा, और x इक्वल टू L क्या होगा? एंटी नोड होगा। इसको सेटिस्फाई करते हुए हम कौन कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हुए हम कौन कौन सा डायग्राम बना सकते हैं वो देखो। हम पहला डायग्राम ये बना सकते हैं, हम पहला डायग्राम ये बना सकते हैं। देखो, जब एक्सट्रीम पॉइंट पे है, इस टाइप से है, फिर ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और फिर ये इस तरह से जाएगा। यानी अगर हम बहुत सारे डायग्राम्स को सुपर इम्पोज कर दें, तो हम क्या देख रहे हैं? ये धागा यहां से यहां लाई करेगा। इससे बेसिक चीज तो पॉसिबल नहीं है, इससे बेसिक चीज तो पॉसिबल नहीं है। एक नोड और एक एंटी नोड, एक नोड और एक नोड हो गया और एक एंटी नोड हो गया। ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं। इस केस में लेंथ कितनी है बताओ? इस केस में अगर तुम पूरा वेव बनाते, ये उसका 1/4 है, ये कंप्लीट वेव का 1/4 है। इसको फिर से यहां लगाएंगे, हाफ वेव बनेगा, फिर 4 बनेगा। यानी यहां पे लेंथ की वैल्यू λ/4 होगी ना? इसको बोलते हैं बेसिक। इससे बेसिक चीज पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड। ये पहली पॉसिबिलिटी। हाँ सर, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दो प्लीज। अच्छा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बाद क्या पॉसिबल है? डायग्राम बना के सोचो क्या पॉसिबल है। तुम डायग्राम बनाओगे, देखोगे इसके बाद जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, वो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, सही हो ना? चूंकि ये इसके बाद की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे? ये था बेसिक, बेसिक के बाद पहला फर्स्ट ओवरटोन। तो ये बताओ, यहां लेंथ था λ/4, यहां क्या? λ/4 λ/4 λ/4। यहां लेंथ कितना हो गया? 3 λ/4 होगा ना? अगर इसको हम जनरलाइज कर दें, अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो क्या लिखेंगे? अगर इसको जनरलाइज कर दें तो लिखेंगे, हम इसको जनरलाइज कर दें इस डायग्राम को, लेंथ होनी चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। देखो
लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, उसके बाद आएगा 5 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4 में नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी हम इसको लिख सकते हैं n प्लस हाफ लैम्डा बाय 2, n प्लस हाफ लैम्डा बाय 2। n को रखोगे 0, सबसे मिनिमम पॉजिटिव केस, मिनिमम पॉजिटिव केस के लिए n के लिए रखोगे 0, तो कितना आएगा लैम्डा बाय 4। n को रखोगे 0, लैम्डा, n को रखोगे 0 के बाद 1 आएगा 3 लैम्डा बाय 4, यानी n प्लस हाफ लैम्डा बाय 4। पहले क्या था n लैम्डा बाय 2, पहले क्या था n लैम्डा बाय 2, अब कितना है n प्लस हाफ लैम्डा। जहां जहां जो फॉर्मूला था स्टैंडिंग वेव्स ऑन द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड पे जब स्ट्रिंग फिक्स था उसमें जो भी फॉर्मूला था सब फॉर्मूला वही रहता है, सिर्फ जहां जहां n है वहां n प्लस 1 बाय 2 आ जाता है। याद रखना n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2, n की जगह क्या हो जाता है n प्लस 1 बाय 2। चाहे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड हो, चाहे स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स हो, यानी दोनों एंड फिक्स है, या ऑर्गन पाइप हो। ऑर्गन पाइप क्या होता है, बांसुरी होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन पाइप। ठीक, ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन हो, ये एंड भी ओपन हो और ये वाला एंड टूट गया है, ये भी ओपन हो, तो दोनों एंड एक जैसा है, तो वहां क्या होगा n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। और अगर एक एंड बंद है, इसका एक माउथ बंद है और एक माउथ खुला हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ओपन और एक क्लोज्ड। और या स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो, यानी दोनों एंड डिफरेंट हो, डिससिमेट्रिकल, दोनों एंड एक जैसा ना हो, वहां n प्लस हाफ होता है, बाकी सारे चीज से आते हैं। तो समझो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, तो यहां से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। लेंथ निकल गया दिस, लैम्डा को क्या डाल देंगे, अब लैम्डा को क्या डाल देंगे बताओ, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी डाल देंगे ना, यहां से L कितना आएगा बताओ, L होगा n प्लस हाफ वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बताओ, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, यहां से फ्रीक्वेंसी आएगा n प्लस हाफ v बाय 12। पहले क्या आता था n v बाय 12, अब कितना आ रहा है n प्लस हाफ v बाय 12। इसका मतलब क्या है, इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या पॉसिबल है। n को रखोगे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, n को रखोगे 0, v बाय 4l, तो यहां होता है v बाय 4l। यहां फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहां फ्रीक्वेंसी होता है v बाय 4l। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। ये होता है मिनिमम वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगली वैल्यू n इक्वल टू 0 के बाद n इक्वल टू 1 दोगे तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां फ्रीक्वेंसी निकलेगा 3v बाय 4l, यानी 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। इसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कौन सा है ये, थर्ड। हार्मोनिक मतलब क्या होता है, क्या बताए थे, मल्टीपल। इसका कितना गुना है ये, फंडामेंटल का कितना गुना है ये, 3 टाइम्स है ना, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। क्यों कहलाएगा, हार्मोनिक निकालना है तो सिंपल है, उस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल से डिवाइड कर दो। जैसे 60, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक, उसका 5 टाइम्स है ना। हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीपल, याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, ओवरटोन कौन सा बोलेंगे, इसके बाद अगली अलाउड वैल्यू यही है ना, इसके बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, तो इसको ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे। ओवरटोन, ओवर मतलब क्या होता है, एबव, ओवर द फंडामेंटल, इसकी रैंक क्या आती है, ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो कल हम बताए थे लास्ट क्लास में, अगर कोई ऐसा है सिस्टम जिसमें 5 के मल्टीपल में 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20, ये अलाउड वैल्यू है, तो अगर पहली फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है फंडामेंटल, अगली वैल्यू होगी 5 टाइम्स ऑफ 20। सपोज कोई इमेजिनरी केस है जिसमें 5 के मल्टीपल में है, तो पहली वैल्यू है 20 हर्ट्ज, अगली अलाउड वैल्यू है मान लो 100 हर्ट्ज, अगली जो अलाउड है वो 10 टाइम्स 200 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक, बट ओवरटोन में क्या कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। इसका मतलब ये हुआ ओवरटोन में कभी मिसिंग नहीं होता है,
हर रैंक पे कोई ना कोई आएगा ही। फंडामेंटल, उसके बाद नेक्स्ट अलाउड वैल्यू, नेक्स्ट अलाउड वैल्यू, नेक्स्ट अलाउड वैल्यू। तो फंडामेंटल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन में हर नंबर आएगा, क्यों रैंकिंग में हर चीज आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो है हार्मोनी कुछ मिसिंग हो। जैसे इस केस में हम क्या कहेंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स। उस केस में क्या बोलेंगे, ऑल द हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स। वहां पे हर मल्टीपल ओवरटोन था, याद रखना। 20 हर्ज अगर है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज है, तो 20 बाद 40, 40 बाद 60, 60 बाद 80, सब कुछ अलाउड वैल्यू है। बट इस केस में 20 के बाद 60 होगा, 40 नहीं होगा। ऑड मल्टीपल ही अलाउड, इसका ऑड मल्टीपल ही अलाउड है, इवन मल्टीपल अलाउड नहीं होता है। खैर उसको हम फिर से देखेंगे, अभी तो हम फर्स्ट मेथड लिए, सब कुछ रिपीट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक मेथड। अब दूसरा आ रहा है इक्वेशन वाला मेथड। दूसरा आ रहा है इक्वेशन वाला मेथड जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, ठीक। इक्वेशन वाले मेथड में कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, देखो, अगर हम उसको इक्वेशन से जाएं, कौन सा इक्वेशन बताए थे, बाउंड्री कंडीशन का इक्वेशन, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वही क्लास में वही हम फिर से कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही चीज फिर से कर रहे हैं। और एक तीसरा मेथड भी हमने लिया था, हमने 3 या 4 मेथड से लास्ट क्लास में डिराइव किया था, हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको इस तरह से देखें, अगर हम इस तरह से देखें, किस तरह से, हम अगर ये समझने की कोशिश करें कि देखिए, दूसरा मेथड था हमारा, हमने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक धागा है और ये एंड फिक्स्ड है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n। हमारा कंडीशन क्या है, हमने कहा था कि मान लेते हैं हमने इसमें 2 वेव जनरेट कर दिया, एक वेव इस डायरेक्शन में जनरेट कर दिया और एक वेव इस डायरेक्शन में जनरेट कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। ये दोनों इंटरफेयर करेंगे। हाँ भवेश बताओ। सर थोड़ा सा ओवरटोन का बता रहे क्या है? ओवरटोन बता रहे, रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। देखो, तो ये इधर आ रहा है, एक की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा वेव है, ये जो राइट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है ना, ये वो वेव है जो राइट जा रहा है, उसकी इक्वेशन है। दूसरा वेव जो लेफ्ट आ रहा है y2, मान लो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमने लास्ट क्लास में भी लिया था, ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में भी लिया था, हमने दोनों को मिलाया भी था, यहां तक सेम था। y जब मिलेगा दोनों इंटरफेयर करेगा, हो जाएगा y1 प्लस y2 एंड दैट इज इक्वल टू a ले लो कॉमन, sin a प्लस sin b, 2 sin a प्लस b बाई 2 ठीक है, 2 sin kx प्लस डेल्टा बाई 2 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है ना। हमने उसके बाद क्या किया था, कहा था हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशन है। कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास, एक हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे पास 2 मजबूरी है, 2 कॉन्स्ट्रेंट है। क्या है बाउंड्री कंडीशंस, क्या क्या थे बाउंड्री कंडीशंस, क्या क्या थे बताओ। बाउंड्री कंडीशंस था at x is equal to 0 displacement should be 0 for all time। सही है, ये कभी नहीं चल सकता है, x is equal to 0 को नोट होना है, ये हमने लास्ट क्लास में लिया था, यहां तक कॉमन स्टेप है, लास्ट स्टेप खाली चेंज होगा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होना चाहिए हर टाइम पे, यानी कॉस की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस 1 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ये वैल्यू कुछ भी हो, ये टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी यही 0 होनी चाहिए, उस पोजीशन पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साइन ऑफ k इंटू 0 x इक्वल टू 0 पे
साइन ऑफ के इंटू 0 प्लस डेल्टा बाई 2 होना चाहिए 0। इसका मतलब है डेल्टा बाई 2 होना चाहिए 0 या पाई। तो डेल्टा क्या हो जाएगा 0 या 2 पाई। 0 और 2 पाई में कोई फर्क नहीं होता है। तो डेल्टा 0 अगर x इक्वल टू 0 को नोट होना है, अगर x इक्वल टू 0 को नोट होना है तो यहां पर डेल्टा होना चाहिए 0, यानी ये साइन फंक्शन आना चाहिए। साइन फंक्शन होगा तभी x इक्वल टू 0 पर ये टर्म हमेशा 0 रहेगा। एग्रीड? सही है ना? ये जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब हम ले रहे हैं एट x इक्वल टू L y इक्वल टू 0 फॉर ऑल t। x इक्वल टू 0 पे y हमेशा क्या होनी चाहिए, सॉरी x इक्वल टू L पर, सॉरी y इक्वल टू क्या होनी चाहिए, या ये टर्म, ये जो टर्म है मैक्सिमम होनी चाहिए ना। हमने लास्ट क्लास में जब स्ट्रिंग फिगर बोथ एंड लिया था तो हमने इसको भी x इक्वल टू L पे 0 से इक्वेट किया था, क्योंकि वो भी नोड था। बट इसके में सिर्फ एक चेंज आ रहा है कि x इक्वल टू L को क्या होना है, एंटी नोड होना है। यानी ये जो एम्पलीट्यूड पार्ट है, ये तो एक, ये जो इक्वेशन है SHM का इक्वेशन है, ये पार्ट SHM ही है और ये पार्ट क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड यहां मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड अगर एम्पलीट्यूड यहां मैक्सिमम चाहिए, ये वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1। क्योंकि चाहे ये प्लस ए हो, चाहे प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, हम कहेंगे एम्पलीट्यूड जो है 2a है, मैग्नीट्यूड 2 है, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, प्लस या माइनस। डेल्टा तुम पहले ही 0 डाल चुके हो, डेल्टा तुम पहले ही 0 यहां पे डाल चुके हो। KL की वैल्यू प्लस माइनस, लास्ट क्लास में क्या आया था, साइन KL 0 आया था। तो पहले जब साइन KL 0 आया था, हम इसको किससे इक्वेट किए थे, KL को n पाई से। जब साइन KL 0 था तो KL की वैल्यू थी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लाइक दैट, तो n पाई से। बट यहां पर अगर इसको प्लस या माइनस 1 होना है तो KL को क्या होना पड़ेगा, n प्लस हाफ पाई। सही है, सही है। प्लस या माइनस 1 के लिए n प्लस हाफ पाई, ठीक। तो वहां पे n पाई था, जो वहां पे उसको हम 0 से इक्वेट किए थे, राइट एंड को, राइट एंड वहां नोड था, यहाँ एंटी नोड। बस एक ही फर्क आया ना। तो यहां पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ K की वैल्यू क्या है बताओ, n प्लस हाफ पाई बाय L, यही ना, n प्लस हाफ पाई बाय L, ये होगा। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन kx का मतलब है n प्लस हाफ, वहां था n पाई बाय L इंटू एक्स, कॉस ओमेगा टी। कॉस यहां इसलिए आ रहा है कि हमने अगर इसको माना है, इस स्टेट को, हमने अगर इस स्टेट को, जब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, और हमने इस स्टेट को माना है t इक्वल टू 0, यानी हर पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो यहां कॉस फंक्शन होगा, तब यहां कॉस फंक्शन। अगर मैंने, जब ये अपने मीन पोजीशन पे हैं सारे पार्टिकल और ऊपर जा रहे हैं, उसको मैंने मीन पोजीशन पे ऊपर जा रहा है, तो यहां साइन फंक्शन होता है। अगर ये मीन पोजीशन पे नीचे जा रहा है तो माइनस जो है कॉस होता, और ये निगेटिव में होता सारा पार्टिकल, तो यहां माइनस साइन होता। समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया। एंड इस इक्वेशन को देख के तुम बता सकते हो कि ये स्टैंडिंग वेव्स फिक्स्ड ऑन बोथ इस एंड है या वन एंड है। और बोथ एंड है तो यहाँ n होगा, वन एंड है तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस हाफ होगा। सिर्फ n और n प्लस हाफ का फर्क पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ अब तुम अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, k को क्या लिख दोगे, k को क्या लिख दोगे, 2 पाई बाय लैम्डा। k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, तो पाई से पाई कट गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n प्लस हाफ, l की वैल्यू कितनी होगी, n प्लस हाफ लैम्डा बाय 2, जो निकाले थे इसके पहले। लैम्डा को क्या लिख दो, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। तो अब हम इसको एक बार जनरलाइज कर रहे हैं, हम इसको अब जनरलाइज कर रहे हैं दोनों को, दोनों केस को। और एक बात हम अभी पढ़ाई नहीं बट बता देते हैं, फ्यूचर में याद करने में आसानी होगा। ऑर्गेन पाइप में भी यही होता है, ठीक। तो हम इसको समराइज कर रहे हैं, इसको देखो एक मिनट के लिए।
सभी ब्लू मार्कर का इंक देखी हो कहीं? हाँ, कोई है क्या घर में यार? नहीं तो ब्लैक का है। ठीक है, सो देखो हम इसको समराइज कर रहे हैं। हम इसको समराइज कर रहे हैं, ठीक है। हमने स्टैंडिंग वेव दो टाइप का पढ़ा, कौन कौन सा? हमने स्टैंडिंग वेव दो टाइप का पढ़ा। एक है स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है, सेम फॉर्मूला स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कब? सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ओपन ऑर्गन पाइप में। देखना बाद में इसको देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड या फिर ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है ये दोनों एंड नोड होना जरूरी है, ये दोनों एंड नोड होना जरूरी है। ये एंड भी नोड होगा, ये एंड भी नोड, क्योंकि दोनों फिजिकली क्लाइंब किया हुआ है, इसीलिए इसका नोड होना जरूरी है। और जब ऑर्गन पाइप लेते हैं, ऑर्गन पाइप जब लेते हैं, यहां कंडीशन ये होता है कि यहां और यहां प्रेशर का नोड बनता है, ओपन एंड पे प्रेशर का नोड बनता है। क्यों बनता है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, बट याद रखना ओपन एंड इज प्रेशर नोड। दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। यहां नोड बनता है, यहां भी नोड बनता है, इसीलिए डायग्राम एक जैसा बनता है, दोनों में डायग्राम एक जैसा बनता है। जबकि अगर स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है, फिक्स्ड एट वन एंड का मतलब है फ्री एट अनदर एंड बाय डिफॉल्ट। एक एंड को बोल रहे हैं फिक्स्ड है, इसका मतलब है अगला। और ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, इसमें भी क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है एक एंड क्लोज है, दोनों एंड क्लोज नहीं होता है। तो इसका मतलब है इस तरह से, ये एक रस्सी है, तो ये नोड बनना है और ये एंटी नोड बनना है। कंडीशन क्या है? ये नोड बनना है और ये एंटी नोड बनना है, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहां पर है, यहां पर क्या है समझो कि ये अगर ओपन एंड है किसी ऑर्गन पाइप का और ये अगर क्लोज्ड एंड है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, ओपन एंड को प्रेशर का नोड बनना है और क्लोज एंड को प्रेशर का एंटी नोड बनना होता है। क्यों बनना होता है वो बताएंगे, बस अभी तुमको इसलिए बता रहे हैं कि फॉर्मूला याद करना कितना आसान है, इसको समझ लो। फॉर्मूला याद अभी ही कर लेना है, क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल ज़्यादा होता है। लेकिन हमको अल्टीमेटली हमारी जो रिकॉग्निशन होती है, हमारा जो अचीवमेंट होता है और लोग जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारा करियर बनता है, वो मार्क्स पे ही बनता है। अभी के टाइम में हमको तो एंटर करना है आईटी में, ठीक है। तो ये होता है नोड और ये होता है एंटी नोड। ओपन एंड प्रेशर का नोड होता है, ओपन एंड प्रेशर का नोड। क्लोज्ड एंड प्रेशर का एंटी नोड होता है। क्लोज्ड एंड इज प्रेशर एंटी नोड, क्लोज्ड एंड इज प्रेशर एंटी नोड। अब मैं बार बार प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर
एंटी नोट क्यों बोल रहा हूँ, मैं बार बार प्रेशर का एंटी नोट क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सिर्फ एंटी नोट बोल रहा हूँ, वही बताऊंगा। दो वेव होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो इसमें जनरलाइज कर दो, y की वैल्यू होगी 2a साइन n पाई x बाय एल, साइन या कॉस जो ले लो, यहां कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमने उस SHM के किस टाइम को, यहां साइन कॉस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर आएगा साइन n पाई x बाय एल। अगर x इक्वल टू 0 पे नोड है तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 होना चाहिए। यहां पर y इज इक्वल टू n की जगह n प्लस हाफ 2a साइन n प्लस हाफ, n की जगह n प्लस हाफ और कोई चेंज नहीं, पाई x बाय एल कॉस ओमेगा टी। यहां पर k की वैल्यू ये है kx साइन kx n पाई बाय एल। अगर हम यहां इसको डाल दे 2 पाई बाय लैम्डा, अगर हम यहां पे क्या डाल दे 2 पाई बाय लैम्डा, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको डाल दे 2 पाई बाय लैम्डा, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कट जाएगा, अगर लैम्डा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ l बाय 2, सॉरी l इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 आएगा ना। यस सर। यहां k की वैल्यू n की जगह n प्लस हाफ और कोई फर्क नहीं, n प्लस हाफ पाई बाय एल, इसको यहां डाल दोगे तो l की वैल्यू आएगी, यहां l लैम्डा बाय 2 था, यहां आ जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा बाय 2। यहां तुम अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखोगे तो फ्रीक्वेंसी आता है n v बाय 12, क्यों, इसको डाल दोगे v बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता है v बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है v बाय 12, ये है फ्रीक्वेंसी। और यहां पर अगर तुम डालोगे तो आएगा n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n प्लस हाफ, n की जगह n प्लस हाफ v बाय 12। इसकी वैल्यू तुम देखो, मिनिमम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फॉर विच, ये क्या है बताओ, क्या बताया था, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये v बाय 12 किसकी प्रॉपर्टी है बताओ, ये v बाय 12 किसकी प्रॉपर्टी है, ये है मीडियम की प्रॉपर्टी। वेलोसिटी किस में डिफाइंड होता है, मीडियम में, रस्सी में, एयर में। साउंड की वेलोसिटी, ऑर्गन पाइप लेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे, पानी भर देंगे, सब में वेलोसिटी अलग रहेगी। जिस मीडियम में साउंड है, ये है मीडियम प्रॉपर्टी। ये लेंथ भी किसकी है, रस्सी की लेंथ है, ऑर्गन पाइप की लेंथ है, ये मीडियम प्रॉपर्टी। और ये किसकी है, सोर्स प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने के लिए दोनों में एक रिलेशन चाहिए, यानी अगर ये वैल्यू 20 हर्ज है, अगर v बाय 12 20 हर्ज है, वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, लेंथ दिया है, लैम्डा दिया हुआ है कुछ 75 सेंटीमीटर, इसको तुम निकाल सकते हो जो भी आएगा। मान लो ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है या 20 हर्ज आ रहा है, इसका मतलब मीडियम की इच्छा है कि 20 हर्ज के मल्टीपल से उसको एक्साइट किया जाए। मीडियम ये चाहता है, ऑर्गन पाइप ये चाहता है, या ये स्ट्रिंग ये चाहता है कि इसको 20 हर्ज के मल्टीपल से अगर एक्साइट किया जाए, 20 हर्ज का म्यूजिक इसको दिया जाए। इसको अगर सोर्स कौन होता है, यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है जनरली, अगर सोर्स इसको 20 हर्ज का साउंड देगा, अगर सोर्स इसको एक्साइट करेगा, इस रस्सी को, इस फिक्स्ड स्ट्रिंग को, और हम यहां से एक एक्साइटमेंट दे रहे हैं सोर्स के थ्रू, ठीक है, अगर हम इसको एक्साइट कर रहे हैं इस सोर्स के थ्रू, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी इस प्रॉपर्टी की मल्टीपल है तो ये बहुत अच्छा स्टैंडिंग वेव देगा, अदरवाइज ये बहुत खराब डांस करेगा। डांस तो इसको इसी के म्यूजिक पे करना है, समझो। अगर ये 20 हर्ज है, अगर मीडियम की वेलोसिटी, स्ट्रिंग की में वेलोसिटी अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ बाय 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये 20 हर्ज है, ये 20 हर्ज में बजेगा, ये 20 हर्ज में बजेगा, तो 20 और यहां भी 20, n हो गया 1, इंटीजर है, इसका मतलब है वो एक लूप बनाएगा ऐसा और बहुत अच्छा स्टैंडिंग वेव देगा। अगर ये 40 हर्ज है, ये तो 20 ही था ना, ये तो फिक्स है,
अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल के 40 कर दे तब भी स्टैंडिंग वेव देगा, 2 लूप बनाएगा, एन की वैल्यू 2 आ रही है। अगर ये 60 हर्ज है, ये 20 था, ये 3 लूप में देगा, अभी भी मल्टीपल है। बट अगर ये 50 हर्ज है, अगर सोर्स ने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या रख दी 50 हर्ज, तो ये 50 हर्ज से ही हिलेगा बट स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएगा, वो बदलता रहेगा एक ही पॉइंट पे, नोड एंटी नोड, वो जिगजैग हो जाएगा, वो कुछ भी एक सस्टेनेबल अच्छा पैटर्न नहीं बनेगा। हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव क्रिएट नहीं हो पाया। स्टैंडिंग वेव क्रिएट होने के लिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मीडियम की इस रेशियो के, इस क्वांटिटी के एक इंटीग्रल मल्टीपल में देना चाहिए। ये होता है स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते। यहाँ एन का मतलब है nth मोड, तो यहां समझो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहां पे म्यू नॉट मिनिमम, जिससे आप क्रिएट, वो क्या है V/12, इसको क्या बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। इसके बाद ये मिनिमम है, इसके बाद इसका 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, इसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, हर मल्टीपल इसका अलाउड वैल्यू है। हर मल्टीपल इसका क्या है अलाउड वैल्यू, याद रखना, इसका हर मल्टीपल कोई ना कोई अलाउड वैल्यू है। ठीक, तो ये होता है फंडामेंटल। इस केस में फंडामेंटल क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या पॉसिबल है इसकी, एन को रखो 0, मिनिमम की वैल्यू होती है V/4L। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है। अगर इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज है तो इसकी क्या हो जाएगी 10 हर्ज हो जाएगी, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक, अब तुम देखो यहाँ n जो है, यहाँ तुम n को कहां से कहां वेरी कर सकते हो 1 2 3 4 से, और यहाँ कहां से वेरी कर सकते हो 0, या इसको यहाँ इसको, अच्छा ठीक है, इसको n माइनस हाफ कर दे तो 1 से, नहीं तो 0 से, 0 1 2 3 4। अब जरा सोचो, इसमें हम 2 केस ले रहे हैं और दोनों का नोमेनक्लेचर बता रहे हैं। पहला मिनिमम, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी या मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, n इक्वल टू 1 होगा ना। n इक्वल टू 1 डालोगे तो तुम्हारा ये इक्वेशन भी निकल जाएगा, 1 यहां डाल दो, 1 यहां डाल दो, 1 यहां डाल दो, 1 यहां डाल दो, सब कुछ आ जाएगा। और डायग्राम क्या बनेगा, यहां से यहां तक, मोस्ट बेसिक डायग्राम, एक लूप बनेगा, एक नोड, एक एंटी नोड, क्योंकि लेंथ की वैल्यू है λ/2, n को डालो 1, लेंथ की वैल्यू है λ/2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज इक्वल टू V/12, ये V/12 है। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। n को वैल्यू डालो 2, तुम देखोगे n की वैल्यू जब यहां दोगे 2, यहां दोगे 2, यहां दोगे 2, यहां दोगे 2, तो लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ λ/2 और फ्रीक्वेंसी जो है हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और इस केस में डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा हार्मोनिक, ये बताओ। इसका ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था V/12, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था V/12, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसका डबल है ना, सेकेंड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। एग्रीड? हम कहेंगे ऑल द हार्मोनिक्स, ऑल द मल्टीपल्स आर ओवरटोन्स, ऑल द मल्टीपल्स हियर आर अलाउड वैल्यूज। सोर्स कोई भी मल्टीपल ले सकता है, सोर्स कोई भी मल्टीपल ले सकता है फंडामेंटल का, वो अलाउड वैल्यू है, चाहे 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हर मल्टीपल अलाउड। सो इसे हम लिखते हैं ऑल हार्मोनिक्स
are overtones. In fact, nth harmonic is n minus 1th overtone. सही है? Yes, sir. Yes, sir. हर मल्टीपल है, बट यहां ऐसा नहीं होगा. यहां क्या होगा देखो, यहां अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिए थे और सेकंड पॉसिबिलिटी, यहां हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं. एग्जैक्टली सेम होगा स्टैंडिंग वेव में, सिर्फ फर्क ये होता है, यहां होता है P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P नॉट, सेम साइन n पाई एक्स बाई एल कॉस ओमेगा टी. यहां पर P इज इक्वल टू 2 P नॉट साइन n प्लस हाफ पाई एक्स बाई एल कॉस ओमेगा टी. सब कुछ सेम आता है, सब कुछ सेम आता है. तो फॉर्मूला में तो सिर्फ इतना याद रखना है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इक्वेशन क्योंकि हम जनरली भूल जाते हैं, इसको याद कर लो और इसको याद कर लो और इसको याद कर लो, 3 चीजों को याद कर लो. डायग्राम तुम बना ही सकते हो. एक ही क्वेश्चन बनाने का 10 मेथड है, एक ही क्वेश्चन बनाने का 10 मेथड है और 10 तरीका है. डायग्राम बनाओगे तभी बन जाता है, डायग्राम बनाओ तुरंत बन जाएगा, बिना किसी इक्वेशन के बन जाएगा. इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन दिया है तब बन जाता है, सब कुछ से बन जाता है. क्वेश्चन बनाना वेव्स में बहुत आसान है, उसको समझना हर पार्टिकल क्या कर रहा है अगले पार्टिकल के साथ, बहुत सबसे मुश्किल है. लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम में नंबर आ जाता है, हमको उतना डीप में कोई इंटरव्यू तो ले नहीं रहा है और हम फिजिक्स में अपना करियर बनाने वाले भी नहीं है. हमारा करियर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बनता है, तो हमारा काम चल जाता है. नहीं तो वेव्स सबसे डीप जो है टॉपिक है पूरे फिजिक्स का. ठीक है, खैर देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे अब क्या डाल रहे हैं, n इक्वल टू डाल देते हैं 0. तो क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू डाल दिए 0. तो ये हमारा बना इक्वेशन. ऐसे करके हम इससे ही समझ रहे हैं, इस डायग्राम से ही हम जो है समझ रहे हैं कि ये λ/4 है. ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड. L इक्वल टू हो गया λ/4, फ्रीक्वेंसी हो गया V/4L. सेकेंड पॉसिबिलिटी, उसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसमें क्या होगा, सो देखो, n इक्वल टू डाल दो 1, n इक्वल टू 1 दोगे तो तुम पाओगे लेंथ हो रहा है इक्वल टू λ/3 λ/4. लेंथ हो रहा है n इक्वल टू डालो 1 3 टाइम्स ऑफ λ/4. तुम पाओगे फ्रीक्वेंसी हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल. n इक्वल टू 1 डालोगे 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये 3 गुना होता है. यानी इसके बाद फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट अलाउड वैल्यू 3 है. इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक क्यों, ये फंडामेंटल का 3 गुना है. बट फंडामेंटल के बाद ये अगला अलाउड वैल्यू है, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन. एग्रीड? Yes, sir. यहां डायग्राम ये बनता है. ठीक, अब समझो, मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछना है, मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ये वाला, तो मेरा लैंग्वेज क्या होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है. ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन. ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन. ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक. A string fixed at both ends vibrates in such a way that it forms 2 loops. यहाँ से यहाँ तक लूप, यहाँ से यहाँ तक लूप. It forms 2 loops. A string fixed at both ends vibrates in such a way that its length is equal to lambda. यहाँ क्या था, length is equal to क्या था, λ/2. Length of the string is λ/2. यहाँ कितना है, lambda. थर्ड में क्या होता, 3 times of λ/2. A string fixed at both ends vibrates in such a way that its length is equal to lambda. A string fixed at both ends vibrates in such a way that it has 3 nodes and 2 antinodes. ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटीनोड, ये एंटीनोड. 3 नोड है और 2 क्या है, एंटीनोड है. A string fixed at both ends vibrates in such a way. A string fixed at both ends vibrates in such a way that the frequency of the source is twice the fundamental frequency.
और बहुत सारे इसके लैंग्वेज है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन सच ए वे द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोट्स इज L/2। यहां क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट इज व्हाट? L/L करते ना? यस सर। और ये इस तरह बनता तो क्या करते हैं? ये 3 लूप बनता। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट इज L/3। यहां हम ये लिखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको पूछने। उसी तरह से यहां पर क्या होता है समझो। यहां पर तुम्हारा ये हो गया फर्स्ट ओवर टू। अच्छा, क्या हम अगर हम मान लो हम बोल रहे हैं nth हार्मोनिक, या एक काम करते हैं, हम तुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं nth ओवरटोन है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में nth ओवरटोन है, तो बताओ कितना, कौन सा हार्मोनिक, कितना नोड, कितना एंटी नोड, बताओ। सर n+1 हार्मोनिक हो जाएगा। करेक्ट, n+1 हार्मोनिक, सही है। यहां बताओ ये कितना है, डायग्राम बना ले, तुरंत एक डायग्राम बना लें। ये बताओ यहां पर कितना नोड है? 3, n=2। हार्मोनिक है 2, तो एंटी नोड है 2, है ना? यस सर। तो हार्मोनिक है n+1 है, तो n+1 होगा एंटी नोड, यस सर। और नोड होगा n+2। n+2। तो कुछ नहीं करना है, डायग्राम ज्यादा, हमेशा डायग्राम बना के सॉल्व किया करो, इक्वेशन पे मत जाया करो, ठीक है? पहली बात ये समझ लो। अब जरा इस केस में आते हैं। पहला केस ये था, दूसरा केस। अच्छा एक चीज, मैं अभी इसके बाद एनर्जी की बात करूंगा। अगर मैं तुमको एनर्जी डेराइव कर दूं, कहां से कहां तक? एक नोड से लेकर के और एक एंटी नोड तक का, नोड से एंटी नोड के बीच का, अगर मैं तुमको एनर्जी निकाल दूं यहां से यहां तक का, एक नोड से एंटी नोड के बीच में कितना एनर्जी है, तो क्या तुम कह सकते हो इस केस में हमेशा इसका इवन मल्टीपल आएगा? यहां 2 टाइम्स, यहां से यहां 2 टाइम्स, यहां से यहां 4 टाइम्स होगा। यस सर। थर्ड लोगे, इसके बाद एक लूप और बढ़ा दो, 6 टाइम्स। यस सर। इस केस में इसका ऑड मल्टीपल, यहां से यहां 3 बार, 3 टाइम्स। इस केस में नोड से एंटी नोड का ये ऑड मल्टीपल में होता है, और ये नोड से लेकर एंटी तक का ये 4, मतलब इवन मल्टीपल में होता है। सही है ना? एग्रीड? यस। इसीलिए हमको जब एनर्जी डिराइव करना है, जब पूछा जाता है इसका और इसका एनर्जी कंपेयर करो, तो हम क्या करते हैं, नोड से यहां तक का एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर देंगे, उसी को हम जो फैक्टर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका रेशियो ले लेंगे, बताएंगे इसके बाद। खाली डायग्राम बनाए इसलिए बता देंगे, ठीक है? वही डिराइव करेंगे। ये हो गया V/4L। अब समझो तुमसे इसका पूछ रहा है, तो ये हो गया, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया ये हो गया, ठीक है? अब इसमें अगर तुमसे हम बोले, इसको बोलेंगे तो ये बताओ इसमें 7th ओवरटोन इज या 5th ओवरटोन इज विच हार्मोनिक? 5वां ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होगा? सर 11। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या हम इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं? यहां पर हमने n लिया है 0 से 1 2 3 लाइक दैट। यहां अगर n-½ कर देते तो 1 से स्टार्ट करते, ठीक है? चलो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है? ये फर्स्ट ओवरटोन है, तो हम अगर यहां पे इसको इस तरह से लिखे nth हार्मोनिक, चलो हार्मोनिक लिखते हैं यहां, 2n-1th ओवरटोन, सही है? यस सर। एक दो और ले लेते हैं, देखो
एक दो और ले लेते हैं। फंडामेंटल n इज इक्वल टू फंडामेंटल था, जो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है वो फर्स्ट ओवरटोन है, जो 5 टाइम्स ऑफ यानी फिफ्थ थर्ड हार्मोनिक ना, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक क्या है, सेकेंड ओवरटोन है ना। Yes, sir. जनरलाइज कर लो ना, तो यहां से यहां और यहां से यहां जा सकते हैं। 2n माइनस 1 है, ठीक है। हाँ 2n माइनस नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, रुको कम होगा ना, एक मिनट, सॉरी। हाँ अगर nth हार्मोनिक है क्या कहलाएगा बताओ, nth हार्मोनिक क्या है, n माइनस 1/2th, सही है, सही है जी। Yes, sir. n माइनस 1/2। इस केस में कितना लूप होगा, कितना नोड होगा और कितना एंटी नोड होगा, ये बताओ। हार्मोनिक अगर nth है तो ये था फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मतलब था फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मतलब था फर्स्ट हार्मोनिक, एक नोड है और एक ये है एंटी नोड है। सेकेंड में नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड, एग्रीड, सॉरी नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड, दो है ना, दो नोड और दो एंटी नोड। ये कौन सा था, थर्ड था ना, थर्ड हार्मोनिक। तो क्या लिख दें, n माइनस 1, सही है जी। Yes. कुछ नहीं, 3-4 डायग्राम बना लो, जनरलाइज कर दो, कुछ याद मत करो, 3-4 डायग्राम बनाओ, काउंट करो, उसको जनरलाइज कर दो। सर एक बार और बता दीजिए ओवरटोन और हार्मोनिक के बारे में। हाँ ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हम तो बस 2 ही पढ़ रहे हैं। पूरी जब तुम एकॉस्टिक्स जो है पढ़ोगे, उस पूरे साउंड वेव और वेव्स ऑन स्ट्रिंग, उसमें बहुत सारे सिस्टम और भी होते हैं। उसमें सिस्टम होता है, जब उसको आप एक्साइट करते हो तो कुछ चीजें उसमें कंपल्सन होती है। कंपल्सन क्या, जैसे इस केस में कंपल्सन क्या है, ये दोनों फिक्स्ड है। हो सकता था मैं इसको यहां फिक्स कर देता, क्या करता, एक कील ठोक देता है वहां, मैं एक रॉड लेता और उस रॉड में यहां पर एक कील ठोक देता, ये कील इसको फिक्स कर दिया, अब ये चल नहीं सकता है। अब मैं इसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट करना चाहता हूं, तो ये कील को नोड बनना जरूरी है, ये और ये फ्री एंड इसको एंटी नोड बनना जरूरी है। तो इस कंडीशन को इंपोज करने के बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मिनिमम, नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, वो कुछ सेलेक्टेड वैल्यू आएगी। तो हो सकता है मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो, इमेजिनरी बता रहा हूं, इसकी नहीं, मैं इन जनरल डिफाइन कर रहा हूं स्टैंड कि ये क्या होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें कि ये नोड मेरी फिक्स है, ये एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। अब मैं इसमें ऐसे बना सकता था, मान लेते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि हमको इसको नोड बनाना है, इसको एंटी नोड बनाना है, इसको एंटी नोड, हमने इसको यहां फिक्स कर दिया। अगली मोड में हो सकता है इसका 5 टाइम्स हो जाए, हो सकता है। तो हो सकता है अगर मेरा कोई एक जनरल केस आ रहा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी अलाउड इज 5n टाइम्स ऑफ सम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मान एक जनरल केस है, यानी n की वैल्यू 1 लोगे, n की वैल्यू, यह काम करो, इसको इस तरह से कर दो, हाँ ठीक है, चलो 5n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर n इज इक्वल टू 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, उसके बाद 20, लाइक दैट। तो ये बताओ पहली अलाउड वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, n इक्वल टू 1 के लिए कितना, म्यू नॉट, उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बोलेंगे ना, मिनिमम जो भी है उसको बोलेंगे फंडामेंटल, मिनिमम जो भी उसको बोलेंगे फंडामेंटल, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे फंडामेंटल, ये क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट वैल्यू क्या पॉसिबल, उसके बाद 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। इस 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट जो है फंडामेंटल का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, कितना मल्टीपल है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। तो 5 म्यू नॉट क्या कहलाएगा, 5th हार्मोनिक कहलाएगा ना,
ओवरटोन कौन सा कहलाएगा? फंडामेंटल के बाद अगली अलाउड वैल्यू यही है ना, बीच में तो कोई वैल्यू नहीं अलाउड। यस सर। रैंक ऑफ, अगर हम सारे अलाउड वैल्यू को अगर हम डिसेंडिंग असेंडिंग में प्लेस करें, जितने भी अलाउड वैल्यू हैं जो फंडामेंटल जो स्टैंडिंग में क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे 0 पे फर्स्ट फंडामेंटल के बाद जो पहला वैल्यू अलाउड है, हो सकता है फंडामेंटल के बाद ये अलाउड हो, 20 के सारे वैल्यू अलाउड ना हो सकता है फंडामेंटल का 1 टाइम अलाउड नहीं, 2 टाइम अलाउड नहीं, 3 टाइम अलाउड नहीं, 4 टाइम, 5th टाइम अलाउड है। तो हम क्या कहेंगे, इस 5th टाइम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। मल्टीपल 5 है बट है फर्स्ट ओवरटोन, इसीलिए ओवरटोन में फर्स्ट भी कोई ना कोई होगा, सेकंड भी कोई ना कोई होगा, थर्ड भी कोई ना कोई। अलाउड वैल्यू का तो रैंकिंग कोई ना कोई होगा, फर्स्ट भी कहीं ना कहीं होगा। यहां कोई नंबर मिसिंग, बट यहां नंबर मिसिंग हो सकता है। पहला के बाद सीधे 5वां मल्टीपल ही अलाउड है, बीच में सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल अलाउड नहीं है। हम यहां क्या बोलेंगे, ऑल द 5 मल्टीपल इंटीजर वो फैक्टर वाले आर ओवरटोन। जैसे इस केस में क्या बोलते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर सम ओवरटोन्स। यहां क्या था, ऑल द हार्मोनिक्स आर ओवरटोन्स था ना, तो ये होता है, ठीक है, तो ये होता है। तो ये हो गया इसका डायग्राम, और इसे तुम क्वेश्चन बना सकते। एसिग्राम का लास्ट क्वेश्चन जो है, एसिग्राम में लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें एक मिटाएं इसको पहले, तो याद क्या रखना है, ये याद रखना, यहां n पाई x बाय l, इसको देख के तुम बता सकते हो ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड थर्ड ओवरटोन। इक्वेशन से क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहा है। दूसरा, ये सब तो पता ही है, n v बाय 12, इसी में सब जगह n की जगह n प्लस हाफ डाल दो, आ जाएगा वो वाला केस। ठीक, करें। हम थोड़ा सा एनर्जी का बात कर रहे हैं। एक ऐसी का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, तो हमको याद करना बहुत सिंपल है। हम तो ये करते हैं n पाई x बाय l याद है, n पाई x बाय l और n लैम्डा बाय 2 और n टाइम्स ऑफ v बाय 12, ये 3 याद है। उस केस में जाना होता हम सबकी जगह n प्लस हाफ डाल देते हैं, अपने आप आ जाता है, या डायग्राम तो हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन इसका कोई भी लंबा नहीं जाता है, बहुत छोटे में बनता है क्वेश्चन। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा, जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम एससी और के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कि वही एक क्वेश्चन है जो उसमें स्टैंडिंग वेव। अच्छा, अगर तुम फॉर्मूले से ही बनाना चाहते हो तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करके ऑर्गन पाइप के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तुम इस फॉर्मूले का यूज करके ऑर्गन पाइप के सारे क्वेश्चन बना सकते हो, आज चाहो तो सब बन जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे का लास्ट क्वेश्चन इस तरह से, एक ये व्हीकल है, ये गाड़ी जैसा है, इस गाड़ी में क्या है, ये गाड़ी जैसा है, ये टॉय व्हीकल टाइप का है। यहां एक लाइट थ्रेड लगा हुआ है, यहां एक लाइट थ्रेड लगा हुआ है, यहां कुछ हैंग कर रहा है, यानी इसमें टेंशन कुछ है, ये लाइट थ्रेड है। यानी ये स्ट्रिंग, ये एंड फिक्स है, तो यहां पर एक मास है, एक भारी सा मास है, ये एंड फिक्स है, और ये एंड फ्री है, ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 40 हर्ट्ज, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। एक पर्सन क्या करता है, इसको थोड़ा नीचे खींचता है ताकि ये एंड पुली पे आ जाए, यानी पुली क्या बन जाएगा, फिक्स्ड एंड बन जाएगा। अब ये एंड भी क्या हो जाएगा, ये आदमी क्या करता है, इसको लाके यहां डाल देता है, यानी इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे खींच लेता है, उससे क्या होता है, ये पहुंच जाता है यहां पर। अब सेम, ये तो फिक्स था, ये भी क्या बन गया, फिक्स्ड एंड। तो बताओ अब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये कितना था, ये कितना था,
v बाय 12 V/2L 4l, सॉरी v बाय 4l, 4L। और ये कितना हो गया v बाय 2l, ये ना हाँ सर। v तो वही रहा ना, टेंशन वही है, मास पर यूनिट वही है, टेंशन वही है और मास पर यूनिट लेंथ वही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा इसका डबल 80 हर्ट्ज हो जाएगा ना। 80। यस सर। यही है आंसर, यही एक क्वेश्चन है एससी वर्मा में जो इसमें था। बाकी अगर तुम देखना चाहो, जैसे एससी वर्मा की बुक निकालो वॉल्यूम 1, मैं थोड़ा सा एक दो चीज बताता हूं ताकि हम ऑर्गेन पाइप अगर तुम बनाना चाहो तो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तुम बना सकते हो और कैसे बना सकते हो। फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और प्रीवियस जे के भी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब जो मैं लेने वाला हूँ प्रीवियस जे में अभी तक नहीं आया है, कभी भी आईआईटी में नहीं आया है, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा। देखो पेज नंबर 355 पे, पेज 355 पे क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के, क्वेश्चन 36 से लेकर के 47 तक, 36 से 47 तक, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट, सेम है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और क्लोज अगर है तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर एंड। ओपन के केस में एन वी बाई 12 और इसमें एन प्लस हाफ वी बाई 12। 36 से लेकर के और 47 तक मैं उसका नहीं दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैं रेजिनेंस कॉलम मेथड का नहीं दे रहा हूँ, उसी पे बेस्ड है, बट उसको पढ़ाने के बाद दूंगा। मैं वह सिर्फ वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो सिर्फ तुम फॉर्मूला लगा और बन जाएगा। 36 से 47 तक पेज 355 एससी वर्मा, उसको ट्राई करना, सब बन जाएगा। जैसे देखो, अरे चलो कर लेना, ठीक है। चलो नाउ वी आर कमिंग एनर्जी कंसिडरेशन, कैसे एनर्जी ट्रैप होता है। और एक ऐसा चीज इस पे भी किसी बुक्स ने, किसी मटेरियल ने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, हालांकि करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी कैसे फिक्स होता है, एनर्जी कैसे फिक्स होता है, तो देखते हैं। हाँ, एक बार रिपीट कर दिया आपने, कौन कौन से क्वेश्चन के नंबर बताए? 36 से 47 साउंड वेव चैप्टर में, एक्सरसाइज में 36 से 47, ठीक है। देखो एनर्जी इसमें कैसे फ्लक्चुएट करता है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स, सबसे पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, फिर मैं उसका लॉन्ग कट बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले शॉर्टकट बता रहा हूं, क्या है शॉर्टकट समझो। मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन था y1 इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा था y2 इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी, दोनों मिल गया, y इक्वल हो गया y1 प्लस y2, दैट बिकम्स 2a sin kx cos ओमेगा टी, सही है ना। इसको देखो, ये जो वेव है और ये जो वेव है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी और इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी। इसकी एनर्जी थी हाफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये था ना। सही है। एक फुल साइकिल में, एक साइकिल में इतना एनर्जी था, ये दोनों मिल गया। इसको मैं एक नाम देता हूं ए मैक्स, मतलब मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये वेव और ये वेव मिलके एक वेव बन गया। कैसा बनेगा ये वेव, मान लो मैं इस तरह से एक वेव ले रहा हूं, मतलब मैं इस वेव को एक कंप्लीट वेव ले रहा हूं और मैं इस वेव को एक कंप्लीट वेव ले रहा हूं, इसका भी एक कंप्लीट वेव ले, मैं एक लैम्डा ले रहा हूं। ये टोटल एनर्जी इसमें क्या है बताओ, इसकी लेंथ कितनी है, लैम्डा है ना, इसकी लेंथ। तो इसका जो एनर्जी होगा और इसका, दोनों का एनर्जी कंबाइन हो जाएगा, दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो इसकी इतनी, इसकी इतनी, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल एनर्जी इसमें कितना होगा,
एक वेवलेंथ इसका भी है और एक वेवलेंथ इसका भी। समझो ये जो इस तरह से वेव जा रहा था और ये इस तरह से वेव आ रहा था, दोनों का एक एक वेवलेंथ है, तो हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर गुना 2 होगा ना। यस सर। बट एनर्जी ये आपको दिख रहा है वो कहां से कहां तक में है, उसमें 4 ये पार्ट है ना, इस टाइप के 4 पार्ट है ना। अगर इसमें मैं मान लूं E1 है तो यहां होगा E1, सेम चीज कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, यहां होगा E1 और यहां होगा E1। जो लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम नोड टू एंटी नोड, 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम नोड टू एंटी नोड इज इक्वल टू म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से आएगा एनर्जी फ्रॉम नोड टू एंटी नोड इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां ए क्या है बताओ, यहां ए क्या है बताओ, यहां पर ए क्या है सो बताओ। ए है एम्पलीट्यूड ऑफ द कांस्टेंट वेव। अगर हम इसके टर्म में जानना चाहते हैं, ए मैक्स के टर्म में, तो क्या लिख देंगे, ए मैक्स को क्या लिख देंगे बताओ, ए मैक्स कितना था 2a, ए मैक्स कितना था 2a, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैक्स बाई 2 होगा ना, हो जाएगा 1/16 म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स स्क्वायर। डिपेंड करता है, जनरली यही दिया होता है, पर जनरली उस पर अगर ए मैक्स दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो ए के टर्म में ये हो गया। अब समझो, अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों का एनर्जी कंपेयर करो, मैं तुझे पूछूं फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी कंटेंट इन दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग, तो ये सारे फैक्टर आएंगे। ये होगा इसका 4 गुना होगा, यस सर। ये होगा 4 टाइम्स ऑफ, ये होगा 4 टाइम्स ऑफ 1/16 म्यू लैम्डा, म्यू 1 लैम्डा 1 ओमेगा 1 स्क्वायर ए मैक्स 1 का स्क्वायर, और ये होगा 3 टाइम्स ऑफ 1/16 म्यू 1 म्यू 2 लैम्डा 2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर ए मैक्स 2 स्क्वायर होगा ना। इसका रेशियो तुमसे निकालने पूछेगा। अब कुछ फैक्टर सेम देता है, कुछ फैक्टर सेम दे देता है, जैसे हो सकता है अगर नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं, म्यू 1 म्यू 2 रेशियो अगर सेम है तो कट जाएगा। लैम्डा 1, यहां लैम्डा अगर ये लेंथ एल दिया है तो तुम लिख सकते हो यहां लेंथ कितना है, ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है L1 यही है लैम्डा 1 है ना, और यहां पर ये जो लेंथ L2 है, L1 इज लैम्डा 1, L2 इज 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, यही ना, वो भी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, सेम सोर्स अगर है सेम है, नहीं तो अलग कर देना। मीडियम सेम है तो म्यू सेम होगा। एम्पलीट्यूड हो सकता है सेम दे, हो सकता है दे दे कि यहां पर एम्पलीट्यूड है 3 मिलीमीटर और यहां एम्पलीट्यूड है 5 मिलीमीटर, दे सकता है, तो रेशियो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि इसके मल्टीपल में इवन और ऑड में तुम्हारा सारा केस नहीं, किसी नोड से नोड नहीं ले रहे हैं, इसे नोड से नोड का नहीं ले रहे हैं, हम नोड से एंटी नोड ले रहे हैं, ताकि सारे केस में इसके मल्टीपल के फॉर्म में निकल जाए। पहली बात, अब इसको हम डिराइव करना है, हम जानना चाहते हैं एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है, एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है। देखो एनर्जी का चेंज की जब मैं बात करूंगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि, एक मिनट रुक जाओ,
देखो ये होता है स्लिंकी, जिसमें हम वेव को जनरेट करते हैं। तुम देखोगे कि अगर हम इस वेव को इस तरह से किए हुए हैं ऐसे, और हम इससे एक कैजुअल सपोर्टिंग हैंड भी चाहिए, अगर हम इसमें से वेव अगर हम ऐसे जनरेट कर रहे हैं इस तरह से ऐसे करके, तुम देखोगे इसमें प्रेशर और रेयरफैक्शन जो है ये बनते हैं, दिख रहा है? यस सर। ये तो खैर लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इसमें प्रेशर और रेयरफैक्शन पल्स बनता है, वो मैं स्लो मोशन में करके दिखा दूंगा। दूसरा अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ ऐसे साइन वेव, तो देखोगे तुम साइन वेव में कि हर पॉइंट पर जो इसका कंसेक्यूटिव रिंग है, जो इसका कंसेक्यूटिव रिंग है, उसका हर पॉइंट पे कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन अलग अलग होता है। अगर मैं इसको इस तरह से रखे हुए और मैं इसको ऐसे झटका दे रहा हूं, मैं इसको यू शेप में बना रहा हूं इस तरह से, तुम देखोगे कि जो ये स्प्रिंग है, यहीं देख लो, यहीं देख लो, यहां तुम देख रहे हो कि ये कम कॉम्प्रेस्ड है, कम एलोंगेटेड है, और यहां स्प्रिंग का एलिमेंट क्या है, ज्यादा एलोंगेटेड है ना? एक लेंथ यहां कट करो, यहां कट करो, यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है एनर्जी है, और यहाँ सबसे कम पोटेंशियल, क्योंकि हर लेंथ dx एक इंडिपेंडेंट स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक्चुअली मैं आज अपने घर पे आया हुआ हूँ, इसीलिए मैं घर में हूँ, पहले मैं हॉस्टल में था, इसीलिए यहाँ पे 5G भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, क्योंकि अब जो मैं क्लास लूँगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं मल्टीमीटर, ट्रांजिस्टर, ऑप्टिकल बेंच और क्या क्या होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, उसके बाद क्या बोलते हैं, स्लिंकी हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब मेरे पास है। वो ज़रूरी है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको हम दिखाएंगे सब कुछ, और नेट स्पीड भी फास्ट है, और लाइटिंग भी यहाँ पे कुछ अलग किस्म का किया हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग बैच में जब से क्लास ले रहे हैं तब से यहाँ से नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो एक चीज़ ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इसको हम रेशियो नहीं, अब हम इसकी एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है, एनर्जी देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने अभी तक वेव्स का नोट्स तुम लोग को डॉपलर का तो शेयर किया था सही से, 40-45 पेज का था, पर बाकी टॉपिक का नोट्स मैंने तुमको शेयर नहीं किया। मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसको नोट करने में, अच्छे से है सब चीज़, बट एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बना के मैं शेयर कर दूंगा, ताकि तुम उसको रेडी रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो, उसको पढ़ोगे सब समझ जाओगे, क्योंकि क्लास अटेंड कर चुके हो। ठीक है, सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी को मैं डेराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ हर एलिमेंट पे क्या हो रहा है, हर एलिमेंट पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एलिमेंट के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, थर्सडे को आई थिंक तुम लोग का मेंस का डेट चलाएगा, थर्सडे को एचआरडी मिनिस्टर अगर अनाउंस कर देते हैं तो फ्राइडे को मैं तुम लोगों से बात करूंगा। अगर मार्च में पेपर ले लिया, अगर मार्च में पेपर ले लिया तो सिलेबस गारंटी पूरा खत्म कर दूंगा, और अगर फेब में लिया पेपर तो जो जो टॉपिक छोड़ूंगा वो तुमको पहले बता दूंगा कौन कौन सा छोड़ रहा हूँ, वो सबसे इंफीरियर और सबसे आसान और बेकार टॉपिक होगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो तुमको नहीं आता है या जो स्कोरिंग भी है, जैसे एरर एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सारे एक्सपेरिमेंट्स, जो जो तुम्हारा वीक है उसको पहले कवर करेंगे, उसको बात करेंगे। देखो एनर्जी कंसिडरेशन क्या होता है। हाँ, डाउट क्लास कब लगेगी नेक्स्ट? डाउट क्लास जब कहो, एक काम करते हैं, कल लगा दे, कल लगा दें शाम में। ठीक है, कल शाम में मैं बता देता हूँ, 3 से 4.5 मिनट क्लास है, 5 to 6 शाम में, 5 to 6 कल शाम में, 5 to 6 या 5 to 6:30, 5 बजे स्टार्ट करेंगे, 6 या 6:30 तक चलेगी। उसके बाद फिर फ्राइडे को, फ्राइडे नहीं सर, फ्राइडे को तो आप डिस्कशन रखोगे ना? टेस्ट पेपर का ना? नहीं सर, वो आप बोल रहे हो ना एग्जाम डेट का, वो एग्जाम डेट। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, फ्राइडे को वो हो जाए, नहीं फ्राइडे को छोड़ दो, एक कल लगाते हैं, कल बात कर लेंगे, कल लगा रहे हैं 5 to 6:30 शाम में। ठीक है, यस सर। चलो देखो, एनर्जी
इन स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट करता है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हो a मैक्स साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम पहले ये जानना चाहते हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, साइन यहां इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 पे मीन पे था और जा रहा था ऊपर। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर ये इस टाइप से था। देखो अब k की वैल्यू क्या है, n पाई x बाय। n की वैल्यू 1 है तो एक लूप बनेगा, 2 लूप है तो 3 लूप बनेगा, 2 है तो 2 लूप बनेगा, n पाई x बाय। तो चलो हम इसमें बेसिक के लिए फंडामेंटली ले लेते हैं, यानी k की वैल्यू कितना है 1 n पाई x, यहाँ n पाई x बाय n की वैल्यू 1 है। तो हम ये कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से थी। t इक्वल टू 0 पे इसकी डायग्राम इस तरह से थी, साइन वैल्यू है ना, तो x इक्वल टू 0 और ये साइन ओमेगा t है। इसका मतलब ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, ये अपने मीन पोजीशन पे गोइंग विद स्पीड v, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्यों? इसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। वेलोसिटी कितना होता है ओमेगा इंटू ए। इसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी कम होगी, ये पॉइंट भी मीन पे ही है बट इसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी कम होगी, इसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी कम होगी बट होगी ना, ये स्पीड होगी। यानी इस मोमेंट पे पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक फॉर्म में है। बताओ तो क्या ये लेंथ, क्या ये टुकड़ा एलोंगेट या कॉम्प्रेस हुआ है स्प्रिंग का? नहीं हुआ है ना, स्ट्रेट है ना, हुआ है। समझ रहे हो टी ये क्यों लिखे हैं? इसको तुम मान लो एम्पलीट्यूड फैक्टर। ये कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन तुम जानते हो, एसएचएम में जब साइन होता है तो हर पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे अपने फेज 0 कब होता है? जब मीन पोजीशन पे और गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो तब क्या होता है? साइन होता है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो कॉस होता है। मीन पोजीशन पे गोइंग इन नेगेटिव डायरेक्शन तो क्या होता है? माइनस साइन होता है। फेज कितना होता है? पाई होता है। नेगेटिव एक्सट्रीम 3 पाई बाय 2, यही ना? यस सर। यहां एनर्जी क्या आनी चाहिए हर पॉइंट पे? काइनेटिक देखो आएगी अभी। ये t इक्वल टू 0 पर था, जब ओमेगा t की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, जब ओमेगा t की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाय 2, तब डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। होगा हर पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आके रेस्ट पे होगा ना, ये मैक्सिमम पे होगा, ये तो चलेगा ही नहीं। और हर पार्टिकल अपने रेस्ट पे होगा, हर पार्टिकल अपने रेस्पेक्टिव पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच के रेस्ट पे आएगा। सही है? होगा? यस सर। फिर जब ओमेगा टी पाई लेंगे फिर स्ट्रेट होगा बट नीचे जाते हुए, ओमेगा टी 3 पाई बाय 2 लेंगे, अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे रेस्ट होगा। ऐसा ही होगा। अब जरा देखो, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी डी के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डीएम इंटू वी पार्टिकल स्क्वायर, हाफ इंटू डीएम इंटू वी पार्टिकल स्क्वायर, यानी हाफ इंटू म्यू डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स इंटू वी पार्टिकल का मतलब है डेल वाई बाय डेल टी का होल स्क्वायर। सही है ना? सो डी के बाय डीएक्स, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, हाफ म्यू। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम से स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, ए मैक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सही है? क्या ये सही है? अब बताओ, एट x इक्वल टू जीरो, क्या हर टाइम पर काइनेटिक जीरो है? हाँ सर। होना भी चाहिए। एट x इक्वल टू जीरो, कोई भी टाइम ले लो, काइनेटिक जीरो है। क्यों? ये नोड है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज जीरो होगा, यहां पर काइनेटिक ऑलवेज जीरो होगा, और यहां पर काइनेटिक फ्लक्चुएट करेगा ना। यस सर। यहां काइनेटिक हमेशा जीरो, यहां काइनेटिक, तो ये चल ही, ये इसके लिए चलना पॉसिबल नहीं है। तो एनर्जी स्टोर, यहां दो चीजें हैं, समझ लो। पहली बात, एट नोड्स जहां साइन के एक्स जीरो होता है, एट नोड्स वेयर साइन के एक्स इज जीरो, डीके बाय डीएक्स एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज काइनेटिक, एनर्जी डेंसिटी इज जीरो ऑलवेज। एट एंटी नोड्स जहां साइन स्क्वायर के एक्स कितना होता है, 1, ये हो गया 1। एंटी नोड पे ये फैक्टर हो गया 1, पोजीशन फिक्स है, एंटी नोड का पोजीशन फिक्स, ये फैक्टर हो गया 1। तो वहां पे डीके बाई डीएक्स क्या है बताओ, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, हाफ म्यू ए मैक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर रहा है। टी इक्वल टू जीरो पर एंटी नोड पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। टी इक्वल टू जीरो पर एंटी नोड पर एनर्जी मैक्सिमम है, देखो सबसे ज्यादा यस सर। एंटी नोड पे सबसे ज्यादा एनर्जी है। ये बताओ, क्या हम कह सकते हैं टी इक्वल टू जीरो पे, यहां डाल दो टी इक्वल टू जीरो। अच्छा चलो पहले इसको दूसरा ड्राइव करते हैं, हम प्रूव करेंगे। चलो दूसरा, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें डी यू, हमने डेराइव किया था लास्ट क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी डीएक्स लेंथ में, हाफ एफ डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, हाफ टेंशन स्लोप का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक, ये हमने डेराइव किया था, देख लेना। वैसे जब मैं नोट्स शेयर करूंगा उसमें मैं ये लिख के तुमको दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ म्यू वी स्क्वायर, डेल वाई बाय डेल एक्स निकालो यहां से, इसको डिफरेंशिएट करो, डेल वाई बाय डेल एक्स क्या आएगा, ए मैक्स इंटू के का होल स्क्वायर। सही है? इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा, कॉस, हाँ सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे प्लीज? हाँ करेंगे। ओके सर। आज से दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं मोबाइल पे था, मोबाइल डेटा से करते थे, बहुत टाइम लगता था, अब टाइम नहीं लगेगा। ओके। इसको करो, हाफ म्यू वी इंटू के ओमेगा, वी इंटू के तुम जानते हो वी इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा बाई के होता था ना, वी स्क्वायर के स्क्वायर, वही निकलना चाहिए, फैक्टर वही निकलना चाहिए, ए मैक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर। अब बताओ टी इक्वल टू जीरो पे क्या हर जगह पे, इसको हम डी बाई डी एक्स डाल देते हैं, क्या टी इक्वल टू जीरो पे ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, लीनियर मतलब जूल पर मीटर हर पॉइंट। क्या टी इक्वल टू जीरो पर ये जीरो है हर जगह, क्या टी इक्वल टू जीरो पर हर पोजीशन पे ये जीरो है, हाँ सर। यानी टी इक्वल टू जीरो पर पूरे सिस्टम में कहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है। क्यों नहीं स्टोर्ड है? क्योंकि ये भी अपने नेचुरल लेंथ में है, ये भी अपने नेचुरल लेंथ में है, ये भी अपने नेचुरल में है, ये भी सब, हर डीएक्स
पार्ट ऑफ द स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। कोई भी स्प्रिंग में कहीं कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। डी यू इज जीरो एवरीवेयर, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पहली बात। दूसरी बात, पूरी एनर्जी प्योरली काइनेटिक है, ऑल एनर्जी इज काइनेटिक, प्योरली काइनेटिक। सही है, सही है। यस सर। सारी एनर्जी काइनेटिक है, कहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। जो इसको यहां डालोगे जीरो, इसको यहां डालोगे जीरो, तो पूरा जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 हो, चाहे के एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर 1 हो, या -1 हो, या 0 हो। मतलब -1 तो पॉसिबल नहीं है, 0 से 1 कुछ भी ये वैल्यू हो, ये 0 तो सब 0। पोटेंशियल था ही नहीं, पोटेंशियल था ही नहीं। पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में थी? काइनेटिक में। लेकिन काइनेटिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। पूरी की पूरी इस स्टेट में पूरी की पूरी एनर्जी प्योरली काइनेटिक है। उसमें काइनेटिक की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? एंटी नोड पे, और यहां पे 0 है। यहां डी के 0 है, यहां डी के 0 है, और यहां डी के मैक्सिमम है। ठीक, अब इसको 90 डिग्री का फेज चेंज होने दो, यानी ओमेगा टी की वैल्यू π/2 कर दो, और यहां डालो π/2, यहां पे डालो π/2। क्या होगा? ओमेगा टी डालो π/2, ये खत्म, 0। यानी ओमेगा टी π/2 के बाद कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हर पार्टिकल अपने रिस्पेक्टिव रेस्ट पे है। सो नो काइनेटिक एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी एनीवेयर, कहीं भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ऑल द एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल, ऑल एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल। क्यों? जैसे तुम यहां पे डालोगे ओमेगा टी इक्वल टू 90 क्वार्टर साइकिल के बाद, 1/4 ऑफ साइकिल के बाद, वहां ओमेगा टी दोगे 90, ये फैक्टर हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, सबके लिए कॉमन है टाइम, ये हो गया 1, तो बचा ये। यहां बताओ, जहां नोड था वहां साइन के एक्स 0 था, कॉस के एक्स मैक्सिमम। जहां नोड था उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइन के एक्स 0 होता है, तो कॉस के एक्स मैक्सिमम होता है। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी कहां मैक्सिमम होगी? नोड पे। यस सर। और कहां 0 होगी? एंटी नोड। ये जो है यहां पर टोटल एनर्जी प्योरली पोटेंशियल है, और उसकी डेंसिटी कैसी है कि du यहां मैक्सिमम है, du यहां मैक्सिमम है, और du यहां 0 है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ सबसे ज्यादा है, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से चेंज यहां सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है। इस स्प्रिंग को ऐसे से अगर हम ऐसे उठाएंगे तो सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। बट इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वही है जो पहले था, यहां और यहां नेचुरल लेंथ कोई फर्क नहीं है ना। देखो ये और ये लगभग बराबर है ना। यस सर। तो याद रखना, नोड पे कभी भी काइनेटिक नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी 0 एवरी टाइम ऑन द नोड, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 एवरी टाइम ऑन द एंटी नोड। एंटी नोड पे कभी भी पोटेंशियल नहीं आ सकता है किसी भी टाइम पे। क्यों नहीं? चाहे स्प्रिंग की लेंथ ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, क्योंकि अगर तुम देखो इसको अगर मैं 1 कर दूं, नोड का मतलब क्या है? इसको मैं 0 कर दूं, नोड का मतलब ये 0 और ये 1 है ना। यस सर। ये 0 तो हमेशा 0 किसी भी टाइम पे। नोड के केस में ये वैल्यू 0 तो काइनेटिक ऑलवेज जो है 0, और नोड के केस में यहां ये वैल्यू 1, तो पोटेंशियल एनर्जी अपीयर कर सकता है। एंटी नोड पे लो, एंटी नोड पे क्या होगा? ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, समझ रहे हो ना। हाँ सर। एंटी नोड पोटेंशियल कभी नहीं आएगा। 2-3 बातें समझ लो। तो एनर्जी यहां कहां से कहां ट्रैप होता है? एनर्जी यहां नोड से एंटी नोड के बीच में ट्रैप होता है। कैसे ट्रैप होता है बता रहा हूं, कैसे ट्रैप होता है। हाँ हाँ, सो वो elongation in string तो एंटी नोड पे सबसे ज्यादा है। इलॉन्गेशन ऑन द स्ट्रिंग एंटी नोड पे सबसे ज्यादा कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? वो आपने स्प्रिंग में बताया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो
ये एक स्प्रिंग है, अगर मैं अच्छे से डायग्राम बना पाऊंगा तो ये नेचुरल लेंथ पे एक स्प्रिंग है। अब यही स्प्रिंग जब ऐसे बनेगा ना तो इस तरह बनेगा। तो वो लेके बता दो ना एक बार स्ट्रिंग। अरे तो स्लिंकी को सपोर्ट ग्रेविटी से खींच भी तो रहा है नीचे, स्लिंकी को ये ग्रेविटी खींच भी तो रहा है नीचे। इसका तो नेचुरल लेंथ क्या है, 0 है। इसका नेचुरल लेंथ 0 है। इसमें थोड़ा सा देख रहे हो, यस समझ रहे हो ना। तो होता क्या है ना कि अगर तुम यहां पर देखो, अगर हम इस लेंथ को ऐसे कर दे सेम दो पॉइंट के बीच में, ये था dx, ये है थीटा, ये लेंथ कितना है dx बाय cos थीटा ना, और ये लेंथ dx था, और इसको मैं अगर इस तरह से कर दूं, AB को B को फिक्स रखूं, A को A डैश पे ले आऊं, A डैश भी मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ये अगर dx, ये अगर dx बाय cos थीटा, थीटा जितना ज्यादा होगा cos थीटा उतना कम होगा। तो चेंज इन लेंथ क्या है यहां बताओ, dx बाय cos थीटा माइनस dx ना, ये हो गया फाइनल लेंथ, ये था ओरिजिनल लेंथ था ना। यस तो dx बाय cos थीटा है फाइनल लेंथ, और dx था उसका मेन लेंथ, नेचुरल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ होगा dx बाय cos थीटा माइनस dx। तो जितना ज्यादा cos थीटा होगा, चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी उतना स्टोर होता है। तो हम जो बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी कंजर्व है किसी पॉइंट पे, तो हम जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछेगा। हालांकि पूछने को तो अभी तक नहीं पूछा है आईटी ने, तो पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। लेकिन समझो अगर स्टेटमेंट फॉर्म में मल्टीपल चॉइस में देता है तो, या कुछ भी। पहला पॉइंट, dk by dx is 0 at nodes always। या इसको इस तरह से करो, at nodes क्या होता है, dk by dx is always 0, always 0, and du by dx fluctuates between maximum to 0, ये ना, ये 0 to maximum या maximum to 0, सही है। जब स्ट्रेट होगा तो कहीं भी कुछ नहीं होता है। तो देखो दूसरा, at antinodes dk by dx या du by dx is always 0, dk by dx fluctuates in SHM, ये ना, between maximum to 0, सही है। यस यस तीसरी बात, जब स्ट्रिंग स्ट्रेट होगा तो कहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तीसरी बात, when the string is straight, all energy is purely kinetic। कहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और जब ये स्ट्रिंग इस तरह से बनेगा, और जब ये स्ट्रिंग इस तरह से बनेगा, इस टाइप का, ऊपर या फिर नीचे, ऑल एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल, कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है ना, यहां du 0 होता है हर जगह, और यहां dk 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां क्या चेंज आया, जब ये इस तरह से था तो यहां v की यहां काइनेटिक क्या था, मैक्सिमम था,
जब ये इस तरह से था तो यहां काइनेटिक मैक्सिमम था। एग्रीड? यस सर। पोटेंशियल तो कहीं नहीं है, पोटेंशियल तो कहीं नहीं, भूल जाओ। काइनेटिक यहां मैक्सिमम और यहां काइनेटिक जीरो, यानी एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे थे? सेंटर पे, एंटी नोड पे। जब ये यहां पहुंचा तो क्या हुआ? यहां पे काइनेटिक तो सब जगह हो गया जीरो, क्योंकि हर पार्टिकल अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे चला गया। काइनेटिक सब जगह जीरो, पोटेंशियल यहां जीरो, पोटेंशियल यहां पे जीरो, और पोटेंशियल यहां कितना? मैक्सिमम हो गया। यस सर। यानी कि सोचो, यहां पर पहले सबसे ज्यादा एनर्जी था एंटी नोड पे, किस फॉर्म में? काइनेटिक के फॉर्म में। एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर था, और वो किस फॉर्म में था? काइनेटिक में। अब एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल। यानी यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इधर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और एनर्जी का नेचर बदल गया। काइनेटिक यहां से ट्रांसफर होकर यहां पहुंचा और यहां आगे पोटेंशियल बन गया। फिर जब ये यहां से यहां जाएगा, स्ट्रेट होगा, फिर पोटेंशियल यहां से यहां जाएगा और काइनेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट है जहां एनर्जी कंजर्व रहता है। कौन सा पॉइंट है? मैं अगर इसको एनर्जी, ये पोटेंशियल का था फॉर्मूला और ये था हमारा काइनेटिक का फॉर्मूला, cos स्क्वायर kx, उसको यहां पे लिख रहे हैं फिर से। ये कितना आया था हमारा? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर किए थे ना। डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब है cos स्क्वायर kx साइन स्क्वायर। इन दोनों को देखो, ये है यहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। जहां पर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू सेम है, यानी 45 डिग्री, नहीं सॉरी, जहां पर साइन स्क्वायर kx और कॉस स्क्वायर kx सेम है, साइन स्क्वायर kx और कॉस स्क्वायर kx जहां सेम होगी, यानी दोनों की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कितना है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा इज व्हाट? 45 डिग्री 45। यस सर। या 135 डिग्री या 225 डिग्री या 315 डिग्री, यही ना। साइन स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल है, यानी ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, उस पॉइंट पर इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा 1/2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। उन दोनों पॉइंट का, उस पॉइंट का काइनेटिक भी फ्लक्चुएट हो रहा है और पोटेंशियल फ्लक्चुएट, दोनों का सम क्या कांस्टेंट रहेगा? sin स्क्वायर kx इज इक्वल टू cos स्क्वायर kx, kx is equal to 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, यही ना, 315 डिग्री। इसको बाद में इसमें डाल देंगे। उस केस में du by dx टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कैसे? du by dx हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए मैक्स स्क्वायर, इसको डाल देते हैं 1/2, ये हो गया 1/4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। और यहां इसको डालोगे 1/2, तो पोटेंशियल काइनेटिक क्या होगा? dk बाय dx क्या होगा? तो 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, सही होगा। क्या दोनों का सम कांस्टेंट है किसी भी टाइम पर? ये फैक्टर कॉमन, ये फैक्टर कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट? 1। यस सर। 1 कंजर्व्ड है। यस सर। और ये पॉइंट अगर निकालोगे, kx को क्या लिखोगे? kx को लिखोगे तुम कितना बताएं? 45 डिग्री मीन्स π/4। इसको लिख दोगे तुम 2π/λ इंटू x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू λ/8, सही है। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना λ/8 पे, ये कितना था λ/4, ये पॉइंट कौन सा है 3 λ/8। इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, या यूं कह सकते हो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहा है, इसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक जो है एनर्जी पूरे साइकिल में सेम आएगी। इस पॉइंट की एवरेज पोटेंशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूरे साइकिल में सेम आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि इस पॉइंट का एसएचएम का इक्वेशन है, इस पॉइंट के लिए तुम्हारा के एक्स का वैल्यू तुमको पता है 1/2। इस पॉइंट पे अगर x को यहां क्या डालोगे λ/8 तो आएगा 1/2। ये हो रहा है 1/4 म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एमएक्स स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सही है? यस सर। क्योंकि ये वैल्यू आ रही कितनी 1/2, ये हो गया du बाय ये हो गया dk बाय dx, और du बाय dx क्या आ रहा है बताओ 1/4 म्यू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एमएक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या कह सकते हैं पूरे साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक जो है एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये होगा 1/2, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर फंक्शन 1/2, इसका 1/2, तो ये कंजर्व है। यानी इस पॉइंट पे जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी की, इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लोगे, इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लोगे, उसका पूरे साइकिल में एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगा। इनफैक्ट यहां का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक कितना है 0 है ना। इस पॉइंट का एवरेज काइनेटिक कितना है 0 है, एवरेज पोटेंशियल तो है। इस पॉइंट पे इसके लेफ्ट के पॉइंट पे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पूरे साइकिल में ज्यादा आएगा। इन दोनों के बीच में यहां पर एवरेज काइनेटिक ज्यादा आएगा। इनफैक्ट यहां तो पोटेंशियल हमेशा 0 ही होता है। मान लो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है x, सच दैट के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। मान लो ये पॉइंट है जहां के एक्स नॉट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां डालोगे 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 1/4, और वही जब 30 डिग्री यहां डालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब है 30 डिग्री पे ये पार्टिकल है, उसकी एवरेज काइनेटिक में यहाँ 1/2 आ रहा था, बाकी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मीन वैल्यू पूरे साइकिल में सेम होता है। यहाँ 1/2, यहाँ कितना रहा 3/2। तो इस पॉइंट का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट का एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के कमरे में 3 टाइम्स होगा। एग्रीड? यस सर। जबकि अगर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, ये तो 45 डिग्री वाला पॉइंट था जो 60 डिग्री पे है, अब क्या होगा, यहां डालोगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा 3/4, यहां डालोगे 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो रहा है। तो यहां पर एवरेज काइनेटिक ज्यादा होगा ना। हाँ सर। इनफैक्ट अगर तुम यहां पे डाल दो 90, यहां डाल दो 90, यानी कौन सा पॉइंट एंटी नोड, एवरेज काइनेटिक होगा, और ये जो है पोटेंशियल कितना आएगा 0 आएगा। इसको डाल दो 0 डिग्री यहां पर। तो अगर तुमसे मैं ये पूछूं, अगर तुमसे ये पूछूं, एक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है और वो अपने थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, यानी हर नोड और एंटी नोड, समझो हर नोड और एंटी नोड के मिड पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व है, वहां पर किसी भी मोमेंट पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम आएगा वो सेम आएगा। जबकि उसके लेफ्ट का पॉइंट यहां पर जो है, वहां पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा काइनेटिक से, और उसके राइट में काइनेटिक ज्यादा होगा पोटेंशियल से। हमेशा नहीं होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू होगा। तो अब अगर तुम ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि इस तरह से एक इक्वेशन दे दें या कैसे और से पूछ दें, 3 लूप में कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है।
हर नोड और एंटी नोड के मिड पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। यस सर। यहाँ कितने सेट बन रहे हैं नोड और एंटी नोड का? 6 सेट बन रहा है ना, 3 पॉइंट्स होंगे, 6 पॉइंट्स होंगे। 6 पॉइंट। ये नोड एंटी नोड इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे ये नोड एंटी नोड इसके मिड पॉइंट पे, ये नोड एंटी नोड इसके मिड पॉइंट, ये नोड एंटी नोड इसके मिड, 6 पॉइंट होंगे। तो तुमसे डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछेगा, इक्वेशन देके पूछेगा। उसी तरह से अगर इस टाइप से हो, इसमें कितने पॉइंट होंगे? 3, 1 2 3 पॉइंट होंगे। कहाँ 45 डिग्री, π/4, 135 डिग्री एंड 225 डिग्री। यहाँ कहाँ 45 डिग्री, 135, 225, 315, फिर 45 जोड़ते जाओ, वहाँ एनर्जी कंजर्व। तो एनर्जी इस तरह से मूव करता है, एनर्जी ऐसे मूव करता है। इस तरह से है, इस तरह से है, ये मिड पॉइंट है, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है। जब ये ऐसे जाता है, जब ये ऐसे बनता है, तब तक ये एनर्जी यहाँ चला जाता है, पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी नोड और एंटी नोड के बीच में ट्रैप हो जाता है। नोड और एंटी नोड के बीच का, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व आता है। यानी कह सकते हैं नोड के क्रॉस और एंटी नोड के क्रॉस नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कभी नहीं होता है।